पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर के आईसीआई के बीओएस के क्वेश्चंस करते हैं। बंद कर दो फोन, क्या करो, वो भी बता देती हूँ मैं इसी में, ठीक है। आईसीआई के क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट मैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन ही ले रही हूँ सिर्फ। क्वेश्चन पढ़ना, मिस्टर ए हैज डिपॉजिटेड ₹30,000 अंडर माइनर हेड ऑफ इंटरेस्ट कॉलम फॉर द मेजर हेड आईजीएसटी। आईजीएसटी के इंटरेस्ट कॉलम में 30,000 रुपया जमा करा है। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग 3B फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड, उसने क्या देखा कि उसके टैक्स माइनर हेड में 30,000 का पेमेंट आ रहा है। मतलब डिपॉजिट किसने कराया, उसने इंटरेस्ट हेड में, पेमेंट किसने आ रहा है, टैक्स हेड में। When he approached the jurisdictional tax officer यानी पीओ के पास गया, Mr. A was guided to deposit tax amount under proper head of account and claim a refund for remittance of amount deposited under head interest। मतलब प्रॉपर ऑफिसर ने उसको क्या बोला कि तू इंटरेस्ट का तो रिफंड ले और टैक्स में और नया डिपॉजिट करा। एग्जामिन द रेलेवेंट प्रोविजन टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ टैक्स इन कंप्लायंस विद लॉ। मतलब ट्रांसफर फैसिलिटी पीएमटी 09 के थ्रू रिफंड लेने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर करे तो भी चलेगा। आंसर देख लेते हैं। पीएमटी 09 ही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट टू हेड ऑफ टैक्स ये लिखा हुआ है ना लास्ट लाइन, समझ आया। अब आंसर कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले तो लिखना है क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड नहीं है, पर गवर्नमेंट ने एक पीएमटी 09 की फैसिलिटी दी है तो उसको अवेल करके ऐसा कर सकता है। रिफंड लेना और ये सब करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लॉ वाली लैंग्वेज है, लॉ को प्रोविजन में एक्सप्लेन करो, फिर केस स्टडी से लिंक करो और उसके बाद में कंक्लूजन दो। थ्योरी सब्जेक्ट्स में सब जगह यही होता है, स्पेसिफिकली लॉ वाले में। ऑडिट में कैसे होगा, केस स्टडी दी हुई है, कंपनी ऑडिट या वो है तब तो ऐसे ही होगा क्योंकि वो लीगल है। पर अगर मान लो पूरा ही थ्योरी है तो आप लोग डायरेक्ट ही चालू कर सकते हो, समझ आया। बाकी थोड़ा बहुत लॉ ऑडिट वाले सब्जेक्ट टीचर जो भी है वो बताएंगे। हाँ हाँ ऐसे ही बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट 2017। हाँ सेक्शन याद नहीं आया तो ऐसे कर देना, पर प्रोविजन तो याद आना चाहिए। एज पर प्रोविजन देश उसमें यही है, एज पर सेक्शन 8 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017, ठीक है। वैसे SI वाला जो है वो सिर्फ 2 जगह ही आ रहा है, इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट, बाकी सर अपन ने सीखा ही पड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीपीसी लिमिटेड हैज अवेल्ड आईटीसी ऑफ 54,000 IGST ड्यूरिंग February 2021 ऑन अ पर्टिकुलर परचेज। पीपीसी ने कहीं से परचेज किया और उस पर IGST ली, ITC ली 54,000 की। Accounting records for the above purchase indicate that IGST paid to supplier is 45,000। उसने ITC कितने की ली 54, पर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने की आ रही है 45, और जो GSTR1 सप्लायर ने अपलोड किया उसमें भी कितनी आ रही है 45। Examine as per provisions of GST what value shall be updated in the ledger maintained on behalf of PPC। लेजर में क्या आएगा, लेजर में तो 54 ही आएगा, 54 ही तो आ रही है, 45 कहाँ आ रही है। पीपीसी लिमिटेड हैव अकाउंटेड फॉर एंड पेड 45,000, पर उसके अवेलमेंट उसने आईटीसी कितने की 54। तो लेजर, क्योंकि जीएसटी कानून सेल्फ असेसमेंट है, समझ आया। तो लेजर में तो 54 ही आएगा, ऑल दो अपने अकाउंट में 45 है, ये अलग बात है, बाद में उसके पास नोटिस जरूर आएगा, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना तब समझ में आएगा। मेसर्स एबीसी एंड कंपनी है, उसने डिफॉल्ट किया फाइलिंग में 3B में। क्या डिफॉल्ट किया, मार्च का महीने का था 3B, GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 विद इन द स्पेसिफाइड डेट। क्या बोल रहे हैं, हाँ डिफॉल्ट किया फाइलिंग में, स्पेसिफाइड डेट में फाइल नहीं किया। Reason for such delay is attributable to delay in closure of books for March 2021 which have been finalized during May 2021। उसको पूछा कि भाई तूने डिले क्यों किया, तो उसने कहा क्योंकि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेट क्लोज हुई, मई में क्लोज हुई, तो मैं मार्च का रिटर्न फाइल नहीं कर पाया। GST कॉमन पोर्टल prompted for payment of late fees payable under section 47 for a sum of 2,000 under C and S। जीएसटी पोर्टल ने कैलकुलेट किया कि लेट फीस तो लगेगी,
3B में लेट फीस लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। क्या लेट फीस थी? हाँ, 100 रुपया पर डे या फिर 5000, विच एवर इज लोअर। तो पोर्टल ने कितना कैलकुलेट किया? 2000 सी का और 2000 एस का। अकाउंटेंट ऑफ मेसर्स जो भी कंपनी है, सॉट योर कंफर्मेशन फॉर पेमेंट ऑफ सच लेट फी थ्रू बैलेंस अवेलेबल इन ECL फॉर लेट फी। मतलब अकाउंटेंट क्या बोलता है कि ECL से लेट फी का बैलेंस का पेमेंट हो ECL से लेट फी पेमेंट हो सकती है क्या? ECL से, ECRL से नहीं कह रही हूँ। हाँ सॉरी, क्रेडिट लेजर है, ECRL से नहीं हो सकता है, ECL से ही हो सकता है। क्लियर है? फोर्थ क्या बोलता है? पेनल्टी या लेट फी जो भी है इज नॉट, लास्ट फोर्थ लाइन पढ़ना, दस कंटेंशन ऑफ अकाउंटेंट इज नॉट करेक्ट एंड द अबव अमाउंट शोन ऑन कॉमन पोर्टल हैज टू बी डिपॉजिटेड इन ECL अंडर अप्रोप्रिएट माइनर हेड। समझ आया? ये जरूरी नहीं है आप एज इट इज इसकी ही लैंग्वेज लिखो, पर जो इसमें लिखा हुआ उसका मेन क्रक्स तो आना चाहिए। आप पूछ कुछ और रहा है और आप बोल कुछ और ही रहे हो, फिर आप बोलते हो इंस्टीट्यूट में लैंग्वेज बोलती है, वो नहीं होता है। समझ आया? 9th चले, अब समझ आ रहा है क्वेश्चंस। साहिल इज अ सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन कर्नाटका। कर्नाटका से वो माल बेचता है। He got registered under GST in the month of September 2021 and wishes to pay his IGST liability for the month. सितंबर में रजिस्ट्रेशन लिया और उसको IGST की लाइबिलिटी पे करनी है। Since he is making GST payment for the first time, पहली बारी पेमेंट कर रहा है, he is of the view that he needs to mandatorily have the online banking facility to make payment of GST. उसको लगता है ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी मैंडेटरीली है, ऑफलाइन भी मेथड है, ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड है और एनी अदर प्रिस्क्राइब मेथड भी है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑफ यू आर रिक्वायर्ड टू अप्रेज साहिल रिगार्डिंग वेरियस मोड ऑफ डिपॉजिट इन ECL। एक ये क्वेश्चन है कि क्या क्या मोड है वो बताओ, तो वो क्वेश्चन बताना है। फर्दर एडवाइस मतलब एक वो मोड वाला क्वेश्चन तो ये एग्जाम में सिर्फ ये 3 पॉइंट ABC का आंसर मत लिख के आना। समझ आया मैंने क्या बोला? क्या एडवाइस करना है? आल मैनुअल चालान अलाउड अंडर GST? नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली होता है, पढ़ा था। हाँ, व्हाट इज वैलिडिटी? 15 दिन है वैलिड। इज क्रॉस यूटिलाइजेशन अंडर मेजर एंड माइनर हेड परमिटेड? नहीं। क्लियर हो गया? ट्रांसफर फैसिलिटी है। तो 9th में क्या बोल रहा है? पहले तो उसने 4 मोड बताए, उसके बाद ABC का आंसर किया कि मैनुअल चालान अलाउड नहीं है, वैलिडिटी 15 दिन है, और C पॉइंट है ECL ECRL से क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड नहीं है, ऑल्दो ट्रांसफर जरूर अलाउड है। समझ आया? क्लियर हो गया? लास्ट क्वेश्चन ये अच्छा है। सुहासिनी इज अ रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट ऑन अकाउंट ऑफ हर इल हेल्थ शी कुड नॉट प्रोवाइड एनी सर्विसेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। उसकी बीमार हो गई, मतलब वो बीमार हो गई तो अक्टूबर में सर्विसेज नहीं दे पाई। However, she had incurred all expenses relating to her office. She paid 75,000 to various vendors. Vendor को 75,000 पेमेंट कर दिया और टोटल ITC उन पे कितनी ली? 13,500 की। Out of total bills paid by her, one bill was 15,000 which relates to security services. Security services में RCM है या FCM है? RCM है, मतलब रिसिपेंट कौन है? सुहासिनी, तो वो पे करेगी। On which tax is payable under reverse charge? उसकी ITC कितनी थी? 2700. Suhasini is of opinion that for the month of October, no GST is payable from ECL क्योंकि उसके पास ITC का sufficient balance है to pay her reverse charge की liability। क्या वो सही है क्या? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो भी सुहासिनी है उसने कहीं पे सर्विसेज देनी है पर वो दे नहीं पाई। मेन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसने RCM में कोई सर्विसेज ली। अब उसका ओपिनियन ये है कि उसकी कोई GST मतलब कैश लेजर से लाइबिलिटी नहीं बनती है क्योंकि उसके पास रिवर्स चार्ज में जो ITC आई है उसका सफिशिएंट बैलेंस है। इसमें क्या लिखोगे? करेक्ट, मैंने बताया था क्लास में कि पहले उसको RCM की लाइबिलिटी का पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही उसकी क्रेडिट पॉसिबल है। समझ आया? 10th क्वेश्चन अच्छा है इसमें। अच्छा, इस बार अब तुम लोग को मैं एक गाइडेंस देती हूँ। मेरे को ऐसा लगा था, मैंने एग्जाम में ऐसे गया था,
मैंने कहीं से भी क्वेश्चंस किए थे, मान लो XYZ इधर से किया या MCQ बुकलेट कहीं से भी किया, उसमें कोई अच्छा पॉइंट आता। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं क्वेश्चंस भी देख लूँ, पूरा मैट भी देख लूँ, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि DT भी है IDT भी है। तो जो क्वेश्चन में अच्छा पॉइंट लगा वो उसको मैंने मेरे नोट्स में ही लिख लिया था, ताकि लास्ट मोमेंट पे सिर्फ मेरे को नोट्स पढ़ना पड़े, क्वेश्चंस पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं हो। एक ही एक चीज़ को कितनी बार पढ़ूंगी। मैंने कोई प्रोविजन पहले नोट्स में से पढ़ा, उस पर मैंने क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन में फिर वही प्रोविजन आ गया, टाइम वेस्ट हो रहा है। ये प्रैक्टिस आप अभी कर लो कि क्वेश्चंस को 3 बार पढ़ लो अभी, बाद में सिर्फ उसका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो, ताकि लास्ट में सिर्फ नोट्स ही पढ़ना पड़े, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, कोई कभी क्वेश्चन एकदम ही अलग हो, देखना पड़ जाए तो वो भी देखो। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही करना है या यही करना है, पर मिक्स एंड स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क तो अभी कर ही रहे हो, एग्जाम टाइम में स्मार्ट वर्क करना। समझ आया? अब एक और लास्ट चीज, जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसके स्टार्टिंग में सारे सेक्शन सीरीज में दिए हुए हैं, अगर आपको कभी रेफर करना हो तो वहां से कर लेना। उसके बाद में ये सारे सेक्शन ही चल रहे हैं अभी तक। उसके बाद में जो भी फॉर्म्स आए अपने कानून में वो भी सारे टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं, CMP 08 और ITC और जो भी फलाना जो भी था सब। समझ में आया? कभी रेफर करना हो तो वहां से कर लेना कि भाई एक जगह चाहिए सारी चीजें। क्लियर है? अब एक लास्ट चैप्टर 14 है, इसमें तुम लोग बताओ मैं तुम्हें पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं। वैसे तुम लोग पढ़ोगे खुद से तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें क्या है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो इनकम टैक्स एक्ट वर्सेस GST की भाई इनकम टैक्स कानून में क्या क्या चीज़ें हैं और GST कानून में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि मार्क्स तो रहने देते हैं, वेबसाइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्या है, कौन सी अथॉरिटी में इनका कानून बना, टैक्स ऑन व्हाट, मतलब GST में तो DT में टोटल इनकम में और GST में सप्लाई के बेसिस पे। फिर टैक्स कौन कलेक्ट करता है, लेवी करता है, सिंगल टैक्स है या ड्यूअल टैक्स है। फिर इसमें असेसिंग ऑफिसर होता है, इसमें प्रॉपर ऑफिसर होता है। कोडिंग सिस्टम में DT में कोई कोडिंग सिस्टम का कंसेप्ट नहीं है, पेज नंबर 296। और GST में HSN है, SSC है, अलग अलग टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, ये सारी चीजें। तो ये मैं पढ़ाऊं या तुम पढ़ोगे? मतलब पढ़ोगे या मेरे को खाली ऐसे ही? उसके अलावा प्रोसीजर क्या है टैक्स लायबिलिटी के कंप्यूटेशन का, मेरे हिसाब से इससे बहुत हेल्प मिलेगी कि टोटल पहले 5 हेड की निकाली, फिर डिडक्शन कितना है, टोटल इनकम, राउंड ऑफ, फिर बेसिक टैक्स, रिबेट, सरचार्ज, ये सब पढ़ोगे DT में। इजी हो जाएगा ना, कंपैरिजन हो जाएगा। GST में ऐसा नहीं है, ये सब तो DT IDT का कंपैरिजन है। उसके बाद क्या है पता है, पेज 299 उस पे एक टेबल दी हुई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आज की डेट में किन किन पे क्या क्या, जैसे पेट्रोल और 5 पेट्रोल प्रोडक्ट्स है उस पे क्या क्या चल रहा है। इसके अलावा वो अल्कोहलिक लिकर और हेम्प और वो जो भी था वो बताया था ना, सेंट्रल कहता है ये तेरा ये मेरा, दारू तेरी ये मेरा, ऐसा कुछ वो सब है। उसके अलावा फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज का कंपैरिजन है कि कहाँ फॉरवर्ड लगेगा और कहाँ रिवर्स लगेगा। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू सेक्शन 15 की क्या क्या एडलेस होगा, प्राइस प्लस GST ऐड होगा या नहीं होगा, कि मैंने सप्लायर के बिहाफ पे पे किया, इंटरेस्ट, सब्सिडी सब है, फ्रेट वगैरह सब है। उसके बाद डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, GST कानून में टैक्स इनवॉइस और कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ पे क्या लगेगा, जैसे कि नेम, एड्रेस, GSTIN सब जगह आता है। इसके अलावा डेट ऑफ इशू, सीरियल नंबर, ये सब जगह आता है। इससे कंपैरेटिव टेबल सामने दिखेगी ना तो इजी हो जाएगा तुम लोगों को समझने में। अब जैसे मान लो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये कहीं कहीं पे ही आता है, सब जगह नहीं आता। समझ आया क्या? फिर सेस का अमाउंट कहाँ आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ आता है, एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट कहाँ कहाँ आता है, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का आपस में डिफरेंस कंपैरिजन दिया हुआ है कि कब क्रेडिट नोट इशू करना है, कब डेबिट नोट इशू करना है। उसके बाद रिटर्न में क्या क्या कंटेंट है, 1 में क्या जाएगा, 3B में क्या जाएगा और 4 में क्या जाएगा, सब सामने आ जाती है ना चीज़ें, तो याद रखने में और समझने में ईजी रहती है। भाई इसमें ये है पर इसमें ये चीज़ नहीं है, तो वो याद रहती है।
उसके बाद रेगुलर टैक्स पेयर कौन होता है और कंपोजिशन वाला बंदा कौन होता है, उन दोनों में डिफरेंस, दोनों में क्या लिमिट है, रिस्ट्रिक्शंस है, किसको क्या टैक्स रेट लगती है, किसको आईटीसी नहीं मिलती है, किसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बिल ऑफ सप्लाई देना है, टैक्स इनवॉइस देना है, वो सब लिखा हुआ है। उसके बाद backdated provision for person liable for registration, मतलब जो LFR होगा वहां से कहीं इस पे लगता है, मतलब ऑर्डर कहाँ से होता है, रजिस्ट्रेशन कहाँ से माना जाता है, 30 दिन के अंदर अंदर ले लिया हो तो LFR से, फिर रिवाइज इनवॉइस है, फिर फर्स्ट रिटर्न है, वो सब दिया हुआ है। उसके बाद कहीं टर्नओवर की डेफिनेशन अलग है, एग्रीगेट टर्नओवर की अलग है, टर्नओवर इन स्टेट और एनुअल टर्नओवर 3 है ना। इंटरेस्ट कहाँ पे कैलकुलेट होगा, कहाँ पे इंक्लूड होगा, याद है? मार्जिनल सप्लायर कहाँ आएगा नहीं आएगा, कुछ याद है? ऐसा पढ़ा था, वो सब डेफिनेशन है। फिर जितने भी प्रोविजन पूरे जीएसटी कानून में आरसीएम से रिलेटेड है वो सब एक जगह दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ आरसीएम के प्रोविजन आ रहे हैं। टाइम ऑफ सप्लाई, कोई नोटिफिकेशन आया हुआ हो तो पेमेंट वाउचर वगैरह सब। उसके बाद एक उसको उठाओ, उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है कि किस में गुड्स है, सर्विस है, शेड्यूल 3 है, एग्जेम्प्ट है, शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, ऐसा करके। और उसका रीजन क्या है, एग्जाम में रीजन लिखना है अपन को। समझ आया क्या? ऐसे मुंह मत बनाओ। क्या तो अच्छा है या नहीं है, मतलब मैं क्या समझ, तो ऐसे शक्लें क्यों बना रहे हो? मेहनत तो ठीक है, उसका कुछ नहीं, पर पढ़ लेना, मेहनत पढ़ोगे तो सही हो जाएगी, सफल हो जाएगी। ठीक है, सारी चीजें एक जगह आ गई है, पर ये कब पढ़ना, जब पहले कानून रिवाइज हो जाए, उसके बाद ये फटाफट पढ़ लेना। रिकैलकुलेट होती है, रिकैप्चा होती है, वो क्या होती है, रिवाइज होती है, रिकैलकुलेट जो भी होती है, वो सब एक जगह दी हुई है। समझ में आया क्या? कोई डाउट नहीं? कुछ समझाना है अभी और? कोर्स खत्म क्या? पेज नंबर 319। हाँ, इसमें हाँ, रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट एक कोई तरह का ट्रीटमेंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। तो इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अपन ने पढ़ा था ना, 4-5 ही है, एलोपैथी और वो आयुर्वेदा और वो सब था ना, ओम। हाँ वो सब, वो भोपा नहीं होता है, याद है? अरे था उसमें, तो वैसे याद रह जाएगा। कोर्स यहाँ पे खत्म होता है। कोई भी डाउट्स हो, कभी भी क्वेश्चंस हो, पूछ लेना। उसके अलावा भी कुछ गाइडेंस लेनी हो तो भी पूछ लेना, फोन कर देना कभी भी। 2 बजे करो तो भी चलेगा, तुम लोग तो कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, नहीं तो मेरे घर वाले। कौन सा नंबर? हाँ, इस नंबर पे व्हाट्सएप #, इस पे।